जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग आज जो है संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान जो आपके टेट और सुपर टेट में जो जूनियर लेवल का है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग एक मैराथन क्लास लेंगे। उस मैराथन क्लास में लगभग संविधान के कुछ अहम हिस्सों को कवर कर लेंगे। जैसा कि यहाँ हमने लिखा है संविधान, और संविधान को कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लिखा ही है तो हम संविधान के बारे में पहले समझ लें कि संविधान कहते किसे हैं। तो ज्यादा हम डिटेल बताने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस से बहुत अपर हो जाएगा। हम केवल उतना बताएंगे जो आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है संविधान। संविधान लिखा है तो हम लोग संविधान को जाने कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान उन्हें कहा जाता है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है, या किसी देश के शासन व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, उन प्रावधानों का संग्रह है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब यहां शासन का मतलब क्या हुआ? जाता है। ठीक, अब आप देखिए हर एक शब्द के मायने होते हैं, और खासकर जब हम लोग संविधान की बात करें तो वहां पर जितने शब्द हैं हर एक शब्द का मायने है। यहां शासन देखिए लिखा हुआ है। शासन का मतलब क्या हुआ? शासन का जो मतलब होता है सार्वजनिक। क्या होता है? सार्वजनिक शासन। अब आ गया सार्वजनिक शासन का मतलब। सार्वजनिक का मतलब निजी जीवन से बाहर का शासन। सार्वजनिक शासन का मतलब क्या हुआ? सार्वजनिक का मतलब ये हुआ कि निजी जीवन से, यहां जो निजी है, निजी जीवन से बाहर का शासन। निजी जीवन से बाहर का शासन, बस इतना ही समझते चलिए। हमने संविधान के बारे में बताया कि संविधान किन्हें कहा जाता है। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। लेकिन ये जो शासन शब्द लिखा हुआ है, शासन का मतलब क्या हुआ? शासन का मतलब होता है सार्वजनिक शासन। सार्वजनिक शासन का मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन का संचालन। सार्वजनिक जीवन का संचालन का मतलब निजी जीवन से बाहर का संचालन, या जो निजी न हो। यहां हमने आपको बताया कि निजी न हो। क्या बताया? निजी शासन न हो। निजी शासन नहीं होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा निजी और सार्वजनिक के बारे में समझ लीजिए। सार्वजनिक और निजी, बस हम एक अर्थ शब्द बताएंगे, उससे ही आप पकड़ लेंगे। जैसे पति, ये जो पति है, ये पति हस्बैंड आपका निजी है, ये किसी और का नहीं है। लेकिन अगर इसमें राष्ट्र जोड़ दे, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आपका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक हो जाएगा। तो जो सार्वजनिक है, जो सार्वजनिक संचालन करता है, सार्वजनिक जीवन का संचालन करता है, वास्तव में वही क्या है? शासन है। क्या है? शासन। तो शासन के बारे में आपने समझ लिया कि निजी जीवन में शासन न करता हो, सार्वजनिक जीवन में शासन करता हो। सार्वजनिक जीवन में आएगा क्या अगर हम लोग जानना चाहें? तो सार्वजनिक जीवन में आपका आता है राजनीति। किसकी? देश की। देश की राजनीति आएगी, देश की आर्थिक व्यवस्था आएगी, आर्थिक व्यवस्था आएगी देश की प्रशासनिक व्यवस्था आएगी, प्रशासनिक व्यवस्था, और देश की सामाजिक व्यवस्था भी आएगी, सामाजिक
व्यवस्था। तो ये आपका हुआ सार्वजनिक में कौन कौन से हैं। देश की राजनीति भी आती है सार्वजनिक में, देश की आर्थिक व्यवस्था भी आएगी और देश की सामाजिक व्यवस्था भी आती है। अर्थात जो सार्वजनिक जीवन है इसके कितने चरण हैं, तो यहां से निकल के आता है 4 चरण हैं। कितने चरण? 4। तो आपने समझा जो हमारा संविधान है, संविधान में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। देश की राजनीतिक व्यवस्था आ रही है, आर्थिक व्यवस्था आ रही है, प्रशासनिक व्यवस्था आ रही है और सामाजिक व्यवस्था आ रहा है। साथियों, हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें राज्य व्यवस्था नहीं है। आपका जो सिलेबस है जूनियर लेवल में उसमें राज्य व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा राज्य व्यवस्था को भी समझ लें और समझ ये भी लें कि कैसे संविधान और राज्य व्यवस्था एक दूसरे से अलग हैं, फिर जो है तब आगे बढ़ें, जिससे हमारा हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट हो वो पूर्ण रूप से क्लियर हो। तो चलिए राज्य व्यवस्था अगली हेडिंग डालिए। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटी। तो जो आपका पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था जो है वो संविधान का अनुप्रयोग है। क्या है? संविधान का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन, संविधान का एप्लीकेशन मतलब प्रयोग है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान को लागू करने के क्रम में जो भी विषय उभर कर सामने आएंगे, संविधान लिख लीजिए, संविधान को लागू करने के क्रम में जो भी विषय उभर कर सामने आते हैं, उन्हें राज्य व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब समझिए कि आपका जो संविधान है वो पूरा हब है, लेकिन राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान को लागू करने का अनुप्रयोग है। जो संविधान है, संविधान राज्य व्यवस्था के बिना अधूरा है और राज्य व्यवस्था जो है संविधान के बिना अधूरा है। क्योंकि संविधान में तो लिखा गया है अनुच्छेद आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? जो प्रयोग करता है वो आपका है राज्य व्यवस्था। एक उदाहरण से आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे हम लोग बात करें, उदाहरण, एक आर्टिकल आपका 17 है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ये क्या है? ये आपका संविधान है। क्या है? संविधान। क्यों? क्योंकि ये संविधान की बुक में लिखा हुआ है, आपके संविधान में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद जो 17 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। लेकिन जो संसद है आपकी, संसद ने 1955 में एक कानून लाया। संसद आपकी 1955 में एक कानून लाती है, उस कानून को हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ठीक। इसी को 1976 में इसी कानून को 1976 में नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम कह दिया गया। नागरिक संरक्षण या नागरिक अधिकार अधिरक्षण अधिनियम, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मानिए नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम ये कह दिया गया। समझिए, आपके जो संविधान में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, ये तो आपका संविधान हो गया है। लेकिन संसद के द्वारा जो कानून बना, संसद के द्वारा 1955 में कानून बना अस्पृश्यता निवारण अधिनियम,
एवं 1976 में इसी को नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम कह दिया गया, या इसी को हम लोग कहें नागरिक अधिकार अधिरक्षण अधिनियम। ये क्या है? ये संसद द्वारा बनाया गया कानून है, और जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है यही आपका है राज व्यवस्था। क्या है? राज व्यवस्था। चूंकि इस जो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, इस आर्टिकल पर संसद ने ये कानून बनाया, तो ये क्या है? आपका आपके संविधान का एप्लीकेशन, अनुप्रयोग तो ही है। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो बचने के लिए, नियम कानून के लिए इसको भी देखेंगे, तो ये आपका हुआ किसका? इस शब्द का, इस वाक्य का, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, इस आर्टिकल का ये अनुप्रयोग हुआ। ठीक, हमें लगता है कि इतने में समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। चलिए एक छोटा उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं, जो कि हाल में ही घटा हुआ है, और ये उदाहरण आप लोग अपने सामने पढ़े होंगे न्यूज में, इसलिए इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपको पता है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 आपका क्या है? आर्टिकल 19 कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सबको अपने विचार और अभिव्यक्ति करने की हमारे देश में आजादी है। सब लोग सहमत हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो मामला हुआ था, जम्मू कश्मीर, और एक 1985 में एक केस हुआ, इंडियन न्यूज एक्सप्रेस, इंडियन न्यूज एक्सप्रेस केस, एक्सप्रेस पेपर केस। ठीक, इसमें क्या कहा गया कि जो हमारा प्रेस की स्वतंत्रता है, इसको मौलिक अधिकार किया जाए। इसको क्या किया जाए? मौलिक अधिकार किया जाए। और प्रेस की स्वतंत्रता को जज साहब ने डिसीजन में मौलिक अधिकार दे दिया। ठीक, फिर जब हमारा जम्मू कश्मीर की एक वादी है अपने देश का, उसमें एक घटना घटित हुई थी, और उस घटना में क्या हुआ था? इंटरनेट को बैन कर दिया गया था, अर्थात जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया। जब इंटरनेट बंद कर दिया गया तो एक कांग्रेस के लीडर हैं गुलाम नबी, गुलाम नबी ने क्या किया? गुलाम नबी ने 2020 में केस कर दिया। केस क्या कर दिया कि जो इंटरनेट है ये भी आपका मौलिक अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है। इसको भी जज साहब ने कहा बिल्कुल, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है, इसलिए जो इंटरनेट है ये भी मौलिक अधिकार हो गया। तो जो ये मौलिक अधिकार हुआ, और जो इंडियन न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ने केस किया, और उससे जो प्रेस की आजादी है वो भी मौलिक अधिकार में आया, तो ये क्या है? यही आपका पॉलिटी है, और ये संविधान है। तो संविधान और राज व्यवस्था को आप लोगों ने अच्छे से समझा। संविधान क्या है? संविधान से किसी देश का शासन चलाया जाता है, और पॉलिटी क्या है? पॉलिटी संविधान का ही अनुप्रयोग है, अर्थात शासन को लागू, संविधान को लागू करने के क्रम में जो भी मुद्दे होंगे, विषय होंगे, उभर कर सामने आएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें पॉलिटी कहा जाएगा। समझ में आ गया? राज व्यवस्था कहा जाएगा। अब राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, थोड़ा इनको देख लें, फिर हम लोग अपने सिलेबस पर चलेंगे। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले तत्व या राज व्यवस्था के प्रमुख तत्व कितने हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत भी 4 चीजें आती हैं। पहला क्या आता है? संसद के द्वारा बनाया गया कानून, अर्थात संसद के कानून। उसके बाद न्यायपालिका के निर्णय, न्यायपालिका के निर्णय। तीसरा नंबर आपका विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की
संस्थाएं। और जाति धर्म क्षेत्र, जात धर्म क्षेत्र, दल व्यवस्था जैसे कारक, दल व्यवस्था जैसे कारक। संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आई? संविधान के अंतर्गत आया देश का कानून, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था, जो भी आई देश के बारे में आया। राज्य व्यवस्था में क्या क्या आ रहा है? जो संसद ने कानून बनाया, जो न्यायपालिका ने निर्णय दिया, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे असंवैधानिक हो, या फिर गैर संवैधानिक संस्थाएं हों, वो तीनों संस्थाएं आती हैं। या जाति धर्म क्षेत्र या दल व्यवस्था जैसे जो भी मूल रूप से अपने हर एक क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं, धर्म से रिलेटेड, जात से रिलेटेड या दल से रिलेटेड, समूह से रिलेटेड, वो सभी के सभी किस में आ रहा है? राज्य व्यवस्था में आ रहा है। तो संविधान और राज्य व्यवस्था में आप लोगों ने अंतर समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा संस्था के बारे में जान लें। संस्था क्या है? बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। संस्थाएं, संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? या तो संवैधानिक संस्था होगी, संवैधानिक संस्था, या असंवैधानिक संस्था, धानिक संस्था, और तीसरी जो संस्था होती है इसको हम लोग कहते हैं गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था क्या है? संवैधानिक संस्था उन्हें कहा जाता है जिसका जो स्रोत है मुख्य रूप से वो क्या हो? संविधान हो। संविधान जिसका स्रोत है वो संवैधानिक संस्था होती है। जैसे भारत का वित्त आयोग, वित्त आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है, इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 280, ये भारत के वित्त आयोग के बारे में बहुत अच्छे से बखूबी ढंग से व्याख्या करता है। भारत का निर्वाचन आयोग, ये आर्टिकल 324 के तहत आता है, वहां पूरा निर्वाचन। तो जिनका स्रोत संविधान है वो संवैधानिक संस्था में आएंगे। गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं? तो जो गैर संवैधानिक संस्था हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं कानूनी, और दूसरे को कहते हैं कार्यकारी। एक को कानूनी और दूसरे को कार्यकारी। ये जो कानूनी है इसको हम लोग सांविधिक भी कहते हैं। सांविधिक, कौन सी संस्था? सांविधिक संस्था भी कहते हैं, सांविधिक। और कार्यकारी को कार्यकारी ही कहते हैं। ठीक, तो ये आपकी गैर संवैधानिक। असंवैधानिक संस्था क्या है? तो असंवैधानिक संस्था ऐसी संस्था होती हैं, असंवैधानिक संस्था वो संस्थाएं हैं जो संविधान विरोधी होंगी। जो संविधान, बस इतना ही समझिए, संविधान विरोधी संस्था। क्यों इन्हें संविधान विरोधी कहा जाता है? क्योंकि ये किसी संविधान का पालन नहीं करती हैं। जैसे नक्सलवादियों का संगठन, उल्फा, सिमी, ये सब क्या है? ये सब असंवैधानिक संस्था है। आप देखिए अभी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पहलगाम में घटना की। तो जो घटना की, तो जैसे इसमें जैश मोहम्मद इसने कबूल किया, तो ये क्या है? इसने एक संस्था बनाया हुआ है। सिमी क्या है? सिमी आपकी संस्था है। उल्फा क्या है? उल्फा एक, ये सब असंवैधानिक संस्थाएं हैं। तो जो असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं, किसी संविधान का पालन नहीं करती हैं, संविधान विरोधी संस्था होती हैं, इसलिए इन्हें असंवैधानिक संस्था कहा जाता है। लेकिन जो गैर संवैधानिक संस्था हैं उनमें हम लोगों ने क्या देखा कि दो हैं, एक कानूनी है, सांविधिक जिसे कहते हैं, और ये
एक कार्यकारी है। तो जो गैर संवैधानिक संस्था है उसका जो उल्लेख है संविधान में तो नहीं है, लेकिन संविधान के आदर्शों का पालन जरूर करती हैं, इसलिए उन्हें गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। चलिए गैर संवैधानिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। गैर संवैधानिक संस्था, ये जो गैर संवैधानिक संस्था है संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये संविधान के आदर्शों का क्या करती हैं, पालन करती हैं, संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं। ठीक है, तो जो संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे भारत का जो नीति आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिनियम आयोग है, ये सब क्या है, ये सभी गैर संवैधानिक संस्था है। कौन कौन, राष्ट्रीय मानव अधिनियम आयोग, ये आयोग जो है ये सब आपके, चूंकि ये संसद ने कानून 1993 में बनाया था, तो ये जितने भर हैं आपके, इसको शॉर्ट में हम लोग NHRC भी कहते हैं, तो ये सब आपकी गैर संवैधानिक संस्था में आते हैं। नीति आयोग, ये भी आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है। अब इनका उल्लेख, नीति आयोग का उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन नीति आयोग संविधान के आदर्शों का क्या करता है, पालन करता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग संविधान की व्याख्या देखते हैं। संविधान की व्याख्या, संविधान के भाषा में व्याख्या को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि संविधान का निर्वचन, क्या कह सकते हैं, निर्वचन। देखिए जो संविधान है, इस संविधान में आप लोग बहुत चीज नहीं जान रहे होंगे, आज उसको जान जाएंगे। जो संविधान है ये बहुत बड़ा एक किताब है जिससे हमारे देश का क्या चलता है, शासन। लेकिन ये बना कैसे है, तो ये बनता है किससे, भाग से। किससे बना है, भाग से। ये भाग क्या है, भाग को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट, और इस जो भाग है ये भाग सबको मतलब अपने अनुसार, मतलब जैसे हम लोग अपने परिवार के एक लोग को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो भाग का मतलब यही होता है, ये सबको एक जगह क्या कर लेता है, संग्रह कर लेता है। क्या करता है, संग्रह। जैसे मूल अधिकार है, जो आपका मूल अधिकार है भाग 3 के अंतर्गत आता है। पूरा का पूरा मूल अधिकार किसके अंतर्गत आ रहा है, भाग 3 के अंतर्गत। तो भाग क्या है, एक मूल अधिकार को भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, ऐसे ऐसे जो भाग हैं, तो ये सबको क्या करता है, एक जगह संग्रह कर लेता है। भाग के बाद आता है आपका अध्याय। अध्याय का काम क्या है, अध्याय का जो काम है, कुछ बड़े भाग होते हैं, उन बड़े भागों को छोटे छोटे भाग में कर देना। तो जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हें छोटे भाग को हम लोग अध्याय करते हैं। जैसे भाग 5 बहुत बड़ा है, तो उसमें हम लोग जो संघ का शासन है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अध्याय 1 है। ठीक है, तो आपका ये हो गया अध्याय। अध्याय के बाद क्या आता है, तो अध्याय के बाद आता है खंड। क्या आएगा, खंड। अध्याय को कहेंगे चैप्टर। क्या कहेंगे, चैप्टर। खंड को क्या कहेंगे, सॉरी, अध्याय के बाद आता है अनुच्छेद। अध्याय के बाद क्या आएगा, अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद आता है खंड, अनुच्छेद। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्टिकल। और अनुच्छेद के बाद आता है खंड। ये जो खंड है, खंड क्या है,
खंड को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉज। ये जो खंड है, कुछ आर्टिकल इतने बड़े होते हैं कि उन्हें तोड़ना पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लॉज। जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 कहा, अनुच्छेद 19 हो गया। लेकिन आर्टिकल 19 फिर हम लोग कहते हैं क्लॉज 1। ये इस ढंग से जो लिखा रहता है ये क्लॉज 1 है। और फिर अगर इसमें भी खंड होते हैं तो बना रहता है सब क्लॉज ए। अब इसका मतलब खंड से छोटा क्या होगा, तो खंड से जो छोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं सब क्लॉज। क्या कहेंगे, सब क्लॉज, और हिंदी में कहते हैं उपखंड, अंग्रेजी में सब क्लॉज। अब सब क्लॉज क्या है, ये जो ए लिखा हुआ है ये आपका सब क्लॉज है, ये जो एक लिखा हुआ है ये आपका क्लॉज है, और आर्टिकल 19 जो लिखा हुआ है ये आपका अनुच्छेद है। तो जो संविधान का निर्वचन है या संविधान का जो व्याख्या है, संविधान एक बहुत बड़ी पुस्तक जो आपकी टूटी हुई है किसमें, भाग में। भाग जो बड़ा भाग है उसे हम लोग किसमें तोड़े हैं, अध्याय में। अध्याय किसमें टूटा हुआ है, अनुच्छेद में। अनुच्छेद के बाद खंड, और जो खंड में भी नहीं आ रहा है तो क्या मिलता है हमको, उपखंड, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब क्लॉज। अब इसको अगर हम लोग देखें तो जो सबसे छोटा मिला हमको, सबसे छोटा मिला उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपखंड। क्या कहेंगे, उपखंड। उपखंड से बड़ा जो मिला उसे क्या कहते हैं, तो उपखंड से बड़ा आपका मिलता है खंड। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं खंड। क्या कहेंगे, खंड। और खंड से जो बड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लॉज। ओ, अनुच्छेद। खंड से बड़ा उसे क्या कहेंगे, अनुच्छेद। आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज। ठीक है, तो ये आपका इस ढंग से हुआ। अनुच्छेद से जो बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, चैप्टर, अध्याय। अनुच्छेद से बड़ा उसे क्या कहेंगे, चैप्टर, अध्याय, चैप्टर। और अध्याय से जो बड़ा होगा उसको कहेंगे भाग। क्या कहेंगे, भाग। और जो भाग जिसमें समाहित होगा उसे हम लोग कहेंगे संविधान। अर्थात जिसमें सब कुछ समाहित होगा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संविधान। देखिए सब कुछ आ गया, संविधान, छोटा भाग, उससे छोटा अध्याय, अध्याय से छोटा अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं आ रहा है खंड, खंड के बाद उपखंड। तो ये होता है आपका संविधान का व्याख्या करना। थोड़ा अनुसूची के बारे में समझें, ये सब बेसिक जानकारी है, इनको बहुत जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। इनका आपके विषय से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके बिना आपका विषय भी पूरा नहीं समझा जाएगा। अनुसूची क्या है, अनुसूची जो है संविधान के प्रावधान की व्याख्या करती है। जो आपका संविधान लिखा गया है उसके अंत में पूरी अनुसूचियां ही दी हैं। संविधान के लास्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है, अनुसूची ही है। तो जो संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करती है उसे अनुसूची कहा जाता है। संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करना, प्रावधान की व्याख्या करना। ठीक, तो ये आपकी हुई अनुसूची। कहाँ दी गई है, संविधान के अंत में दी गई है। जैसे अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं संविधान के वर्णन पर। संविधान का वर्णन, जो संविधान का वर्णन है, संविधान का वर्णन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। किस किस में, तो संविधान का जो वर्णन है वो आपका दर्शन में होता है, अर्थात कुछ जो संविधान है वो दर्शन का भाग है।
कुछ संविधान सरकार के गठन का भाग है। किसका भाग है? सरकार के गठन का। और कुछ जो संविधान है वो संविधान का विविध पार्ट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ा पार्ट सरकार का गठन ही है। सबसे ज्यादा संविधान का हिस्सा, जो सबसे बड़ा संविधान का हिस्सा है, क्या है? सरकार का गठन। 1/3 भाग दर्शन से है, 50% भाग संविधान का सरकार के गठन से है, और जो बचा शेष 20% भाग वो किससे है? संविधान के विविध से है। संविधान का जो दर्शन है, दर्शन का मतलब क्या हुआ? दर्शन का मतलब होता है कि जो भारत का भविष्य है उसके बारे में संकल्पना करना, अर्थात जीव जगत को देखने वाली चीजों को देखना ही क्या कहलाता है? दर्शन। दर्शन का जो संबंध है एक प्रकार से आत्मा से भी है, इसलिए लोग भविष्य के बारे में पहले से जो संकल्पना कर लेते हैं, अर्थात जो संविधान को बनाए होंगे वो बनाने वाले अपने दिमाग में संकल्पना किए होंगे कि हमारा जो प्रस्तावना होगा ऐसा होगा, इस ढंग से होगा, यहाँ का होगा, तो वही आपका क्या होता है? दर्शन होता है। ठीक है। संविधान का जो दर्शन जिस जिस पार्ट में पाया जाता है उसमें सबसे बड़ा पार्ट है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इससे ज्यादा दर्शन किसी में नहीं पाया जाता। फिर आपका है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य। इसमें पाया जाता है पूरा का पूरा आपका संविधान के दर्शन। विविध में क्या है? विविध में आपका है नागरिकता। नागरिकता। विविध में आपका है केंद्र राज्य। केंद्र राज्य संबंध। विविध में है पंचायत। विविध में है नगर पालिका। अब आप समझ गए होंगे कि दर्शन में प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, अर्थात ये दर्शन के पार्ट है। लेकिन और विविध में क्या जा रहा है? नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत और नगर पालिका। इसके बाद जितना भी शेष पार्ट बचा वो सब के सब किसमें है? सरकार के गठन में। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की सरकारें, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब के सब किसमें जाएंगे? सरकार के गठन में जाएंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? सरकार का गठन। और सरकार के गठन का कुछ हिस्सा आपके टॉपिक में है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार बहुत थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा है सरकार के गठन वाला टॉपिक पूरा का पूरा आपके टॉपिक में है। बस इसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आया हुआ है सरकार। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर ये पूछा जाएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा है कि सबसे ज्यादा दर्शन किसमें पाया जाता है, तो प्रस्तावना में। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए, हम लोग बात करेंगे सरकार के गठन की। तो ये जो सरकार लिखा हुआ है, सरकार क्या है? सरकार किसे कहते हैं? तो थोड़ा जान लें। सरकार भी एक प्रकार की संस्था है, और जो संस्था है इसका काम क्या है? तो इसका कार्य है शासन का संचालन करना। सरकार वह संस्था है जो शासन संचालन का कार्य करती है, सरकार क्या है? सरकार भी एक प्रकार की संस्था है जो शासन संचालन का कार्य करती है।
थोड़ा सरकार के बारे में जाने कि सरकार बनती कैसे है। तो सरकार के बनने के प्रमुख 3 तत्व हैं। कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं विधायिका, दूसरे को कहते हैं कार्यपालिका और थर्ड को न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, लागू करना। और न्यायपालिका का काम तो आपको पता ही है, न्याय करना। अब थोड़ा सा समझिए कि कानून बनाना विधायिका का काम है। तो जो हमारी ये संसद है, संसद, आपकी जो ये संसद है, ये संसद क्या है? संसद भी कानून को बनाती है, इसलिए संसद आपकी विधायिका है। क्या है? विधायिका। कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और कानून को जो लागू करता है वो हमारे संविधान में ऐसे 2 लोग हैं। एक को हम लोग अस्थाई कहते हैं और दूसरे को स्थाई कहते हैं। समझिएगा, एक को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई, एक को हम लोग कहते हैं स्थाई। अस्थाई किसे कहेंगे? अर्थात एक को हम लोग कहेंगे राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहेंगे? तो राजनीतिक कार्यपालिका हम लोग कहेंगे अस्थाई को हम लोग कहते हैं। चलिए थोड़ा यहां समझा दें। जो आपका कार्यपालिका है, कार्यपालिका, कार्यपालिका में कंडीशन होती है 2। एक को हम लोग कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरे को कहते हैं नैतिक कार्यपालिका, और दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे को कहेंगे प्रशासनिक कार्यपालिका। नैतिक कार्यपालिका और दूसरे को प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये अस्थाई होती है। अस्थाई क्यों? क्योंकि हर 5 साल में आपका हो जाता है चुनाव, और चुनाव के बाद किसकी सरकारें बनी, कौन मंत्री हुआ, ये निश्चित नहीं होता, इसलिए ये आपका अस्थाई होती है। लेकिन जो प्रशासनिक कार्यपालिका है इसे हम लोग स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। कौन सी कार्यपालिका? स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। जो अस्थायी कार्यपालिका है, अस्थायी कार्यपालिका में कौन आएंगे? मंत्री परिषद। कौन आएंगे? मंत्री परिषद। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं आपके नौकरशाही। कौन आएंगे? नौकरशाही। ठीक है, यहां तक समझ गए। जो मंत्री परिषद है इनका एक सीमित रूप है, इनका एक दायरा है, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकते, लेकिन इनका कोई सीमित रूप नहीं होता। तो कार्यपालिका के बारे में हम लोग इतना जान गए। कार्यपालिका कितने प्रकार? 2। एक को हम लोग कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरे को प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक अस्थाई, मंत्री परिषद आते हैं, सीमित रूप है, और प्रशासनिक का कोई अस्थाई होता है और नौकरशाही आते हैं। इतना खूब अच्छे से समझ में आ गया। न्यायपालिका का आप लोग जान गए हैं। न्यायपालिका जो है उसका काम क्या है? न्याय, अन्याय का निपटारा करना। तो न्यायपालिका के कार्य में अब देखिए यहां से आपसे सवाल कैसे पूछेगा, और जो सवाल आपके टेट में पूछे जाते हैं उसका दायरा भी बस यहीं तक होता है। अगर मैं इसके आगे बताऊं तो फिर मैं आपको और परीक्षाओं के लिए बता रहा हूं। हायर जब आपको पूरा ही संविधान पढ़ना है तो पूरा संविधान तो बहुत बड़ा है, तो पूरा संविधान न पढ़ के आपके जो सवाल के दायरा होते हैं, सवाल के लक्षण होते हैं, यहीं से पूछता है
अब यही आपको थोड़ा सा क्या कर देगा, घुमा देगा, जिससे आप लोग समझ नहीं पाते और मिस्टेक करते हैं। और जो पढ़ा है, अच्छे से वीडियो देखा है, उसे पूरा समझ में आ जाता है। देखिए कैसे पूछता है सवाल। सवाल इस ढंग से पूछेगा कि अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है। अब आपने स्थायी कार्यपालिका को समझा ही नहीं है कि स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। जितने आपके नौकरशाह हैं, अधिकारी गण हैं, प्रशासनिक व्यक्ति हैं, वो सब किस में जाएंगे, अस्थायी कार्यपालिका में जाएंगे। समझ में इसलिए हमने नौकरशाही रख दिया, अधिकारी गण, ये सब क्या है, यही सब तो आपके प्रशासनिक हैं। अब ये आपके सवाल का दायरा होता है। अस्थायी कार्यपालिका में आपके मंत्रिपरिषद आते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार से कार्य करती है, 2। विधायक, विधायिका मतलब कानून बनाने वाला, तो क्या संसद विधायिका है, अब आप लोग नहीं बता पाए, या 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा इसमें कौन विधायिका है, आप लोग कंफ्यूज हैं, चूंकि आपने समझा ही नहीं है, आप विधायिका के बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो दायरा है सवाल पूछने का आपके पेपर में यहीं तक है, और यही मिस्टेक करते हैं, चूंकि समझ पाते नहीं। अब हम लोग क्या समझते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, संविधान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, नहीं। जब आप पूरा पढ़ ही लिए तब तो आप कोई भी पेपर क्रॉस कर जाएंगे, कोई भी परीक्षा पास कर लेंगे। आपके परीक्षा का जो दायरा है उस दायरा को समझना है, और वो दायरा आपका यही है, यही अंतर पहचानना है। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और आगे थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि विधायिका कैसी है, फिर एक एक करके पढ़े। तो ये कार्यपालिका हमारा हो गया। अब हम लोग भारत में देखें विधायिका की स्थिति क्या है। भारत में सरकार, और भारत में जो सरकार है संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार 3 कंडीशन में है, जो आपको हमने बताया। एक को हम लोग कहते हैं विधायिका, दूसरे को कहते हैं कार्यपालिका, और कार्यपालिका को बहुत विस्तार से बताया, और तीसरे को क्या कहेंगे, न्यायपालिका। ठीक, तो ये जो विधायिका है, कार्यपालिका के बारे में बता दिया, न्यायपालिका के बारे में बता दिया। न्यायपालिका का काम न्याय निपटारा, ये जो मुख्य है यहाँ पर, आप विधायिका को जानिए, विधायिका का काम है। तो जो विधायिका भी है, ये भी कितने टाइप से वर्क कर रही है, 2 प्रकार से। एक को हम लोग कहते हैं केंद्र की विधायिका अर्थात केंद्र सरकार, और दूसरे को कहते हैं राज्य की विधायिका अर्थात राज्य सरकार। राज्य को हम लोग प्रांत भी कहते हैं, और केंद्र को हम लोग संघ भी कहते हैं। यही सब वर्ड पकड़ना ही आपका पेपर है। केंद्र को हम लोग संघ कहते हैं, राज्य को प्रांत। जो केंद्र की सरकार जो कानून बनाती है अर्थात जो केंद्र की विधायिका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद। और ये हमारे पूरे भारत वर्ष का कानून बनाती है, कौन, संसद। लेकिन जो प्रांत में कानून बनाता है अर्थात प्रांत की जो विधायिका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। और ये क्या है, हर एक भारत देश में हर एक राज्य के राज्य विधान मंडल अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन जो संसद है, संसद पूरे भारत का कानून बनाती है। अर्थात बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा आपका कौन हो रहा है, संसद। क्यों, क्योंकि ये पूरे राज्य का क्या बना रही है, कानून, पूरे भारत का कानून कौन बनाता है, संसद। लेकिन जो राज्य है, राज्य का काम है केवल अपने राज्य विशेष का कानून बनाना। तो ये आपका हुआ राज्य विधानमंडल। यहां अच्छे समझ में आ गया। तो भारत का जो हमने विधायिका भी बता दिया, भारत का कार्यपालिका भी बता दिया। अभी विधायिका के बारे में और समझिए। अब आप समझ गए कि जो संसद है, संसद के आगे संसद है, ये पूरे भारत का कानून बनाता है, इसलिए सबसे बड़ा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संसद भी 2 रूपों में है। एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, और दूसरे को क्या कहते हैं,
राज्यसभा। संसद कितने रूपों में है भारत में? 2 रूपों में। एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा और एक को क्या कहते हैं? राज्य। ठीक है, तो ये आपका हुआ लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जो राज्यसभा होता है ये बड़ा होता है और लोकसभा छोटा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार राज्य में जो राज्य विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल भी 2 रूपों में होता है। यहां लिख दें राज्य विधान मंडल। ये भी कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में। एक को हम लोग कहते हैं विधानसभा और एक को क्या कहते हैं? विधान परिषद। ये हुआ विधानसभा और एक को क्या कहेंगे? विधान परिषद। ठीक है, जैसे राज्यसभा का जो काम है वही विधान परिषद का काम है राज्य में। लोकसभा का जो काम है वही विधानसभा का काम है। लोकसभा का काम संसद में है और विधानसभा का काम कहाँ है? राज्य विधान मंडल में है। तो आपका राज्य और संसद मतलब राज्य और पूरे देश का जो कानून के निर्माता हैं, विधायिका हैं, वो आपका इस ढंग से बनता है। कौन आता है? सबसे पहले हम लोग विधायिका में देखा क्या कि विधायिका कितने पार्ट में है? 2। केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग। केंद्र का काम पूरे देश का कानून बनाना और राज्य अपने क्षेत्र अपने राज्य के लिए अलग कानून बनाती हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए अच्छे से। ठीक, तो भारत का सरकार का हमने विधायिका का भी बता दिया और कार्यपालिका का भी बता दिया। जरा आइए अब देखते हैं न्यायपालिका का कंडीशन क्या है। तो जो न्यायपालिका है अपने भारत में, तो न्यायपालिका एक एकल तंत्र में है। एकल तंत्र में। अब सबसे बड़ा इसमें क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा छोटा क्या है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद क्या होगा? हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये आपके न्यायपालिका की कंडीशन है। तो हमने बताया क्या आपको? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात भारत में जो सरकार के गठन की संरचना है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसका हमने व्याख्या किया। तो मित्रों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे फिर हम लोग और चर्चा करेंगे और आपके विषय टॉपिक को लेते हुए चर्चा करेंगे। कुछ अनुच्छेद की बात करेंगे, संसद की भी बात करेंगे, अन्य की बात करेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।